अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूम रहे हैं वो दो तरह के सैटेलाइट हैं, एक जियो स्टेशनरी और एक पोलर। जियो स्टेशनरी और पोलर। बेसिक डिफरेंस आप कैसे पहचानेंगे? अर्थ, ये अर्थ की एक्सिस है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये अर्थ का इक्वेटर है, इक्वेटर और रोटेशन की एक्सिस। देखिए, एक सैटेलाइट इक्वेटर के ऊपर घूम रहा है, ये ऐसे 36,000 में किसके ऊपर घूम रहा है? इक्वेटर के ऊपर, दैट इज जियो स्टेशनरी। और एक सैटेलाइट ऐसा घूमता है पोल के ऊपर, ये काफी नजदीक घूमता है अर्थ के, और ये वाला कहलाता है पोलर। पोलर नाम से तो पता लग रहा है कि दोनों पोल के ऊपर सर्कल बना के घूमता है। इसका नाम जियो स्टेशनरी क्यों है, इसको जरा समझिए। हर सैटेलाइट का अर्थ का चक्कर लगाने का एक टाइम होता है, वो टाइम का फॉर्मूला हम लोग बना चुके हैं। वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी दूर से चक्कर लगा रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है टाइम बढ़ते जाता है। तो एक ऐसा टाइम आएगा डिस्टेंस बढ़ने से, ये हम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं, इससे और ज्यादा टाइम, इससे और ज्यादा टाइम, तो यहां पर ये अगर इस सर्कल में घूमता है तो इसको यहां से वापस यहां आने में 24 आवर्स लगते हैं। ये इतना दूर है। अच्छा, क्या होता है 24 आवर्स होने से? हम यहां पर खड़े हैं, हमने अपने सिर के ऊपर देखा, ये हमको सैटेलाइट दिखा, सीधा। उसके बाद 3 घंटे बीते या 6 घंटे बीते, हम यहां आ गए। कैसे? अर्थ रोटेट हो गई, ये एक्सिस है, अर्थ ऐसे रोटेट हो रही है, तो ये अर्थ यहां पर आ गई। अब ये हमको सिर के ऊपर देखेंगे तो हमको यहां दिखेगा सिर के ऊपर, लेकिन ये भी तो घूम रहा है, और ये घूमकर इतनी हमने इसकी स्पीड सेट की है, इतना डिस्टेंस सेट किया है, ये भी 6 घंटे में यहां आ गया। तो हमने जब सिर के ऊपर चारों तरफ ढूंढा तो देखा ठीक हमारे ऊपर ये सैटेलाइट है। 6 घंटे बाद फिर अर्थ घूमती है, घूम रही है, 6 घंटे में यहां आ गए। अब हम इस सैटेलाइट को ढूंढने निकले कि कहां है, देखते हैं ठीक हमारे सिर के ऊपर। क्यों? ये भी आ गया। इस तरह से यहां से हमने देखा तो यहां दिखा, और फिर यहां से देखा तो यहां दिखा। क्यों ऐसा हुआ? हमारा घूमने का टाइम कितने आवर्स है? 24। इसका भी कितना है? एग्जैक्ट 24। इसलिए अब हमने क्या, जब भी हम इसको देखते हैं हमको यहीं पर दिखता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये तो अपनी जगह से हिलता नहीं है। अर्थ में हम जहां से भी देखते हैं एक ही जगह पर स्टेशनरी दिखता है। अर्थ को क्या कहते हैं? जियो, जिससे जियोग्राफी बना है। तो हम क्या कहेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू जियो इट इज स्टेशनरी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? जियो स्टेशनरी। ठीक है, तो ऐसे वाले सैटेलाइट जिसका रनिंग पीरियड कितना हो? 24 आवर्स। दूसरा, इसमें एक और कंपल्शन है कि इसको हमेशा इक्वेटर के ऊपर ही घूमना चाहिए। इक्वेटर के ऊपर क्यों घूमना चाहिए? ये एक्सिस है, ये इक्वेटर बनेगी ऐसे। मान लीजिए हमने इसको हाइट को इतनी दे दी कि 24 आवर्स है, लेकिन ये घूम ऐसे रहा है। इक्वेटर के ऊपर घूमेगा तो ऐसा घूमना चाहिए, और इक्वेटर पर नहीं घूमेगा तो ऐसा घूमेगा। अगर ये ऐसा घूमता है तो देखिए 6 घंटे बाद, अभी ये ठीक हमारे ऊपर है, 6 घंटे बाद हम ऐसे गए यहां पर, और ये ऐसा गया, तो हमारे सिर के ऊपर नहीं। फिर 6 घंटे बाद हम नीचे गए, ये यहां चला गया। तो क्या होगा कि हमको अगर यहां पर दिखा है तो अगले 6 घंटे में
वो इधर जा रहा है, हम इधर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा रोटेशन कौन से प्लेन में होता है? तो आंसर है हमारा रोटेशन इक्वेटर के प्लेन में होता है। अर्थ का रोटेशन किसके चारों तरफ है? ये एक्सिस के चारों तरफ है, यानी इक्वेटर के अलोंग है। हम ऐसा ही घूमेंगे, ये एक्सिस है तो हम ऐसा घूम रहे हैं, हम ऐसा नहीं घूमेंगे। अब अगर हम ऐसे घूम रहे हैं और सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है तो अलग अलग चले जाएंगे। इसलिए सैटेलाइट को भी किस सेंस में घूमना चाहिए? अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन। इसके ऊपर भी नहीं जा सकता है, क्यों? क्योंकि इसके अर्थ के सेंटर का चक्कर लगाना है, या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे, अर्थ इसके सेंटर में ही रहनी चाहिए। इसलिए एक ही इसके लिए पाथ बचता है, कौन सा? इक्वेटर के ऊपर। तो उस इक्वेटोरियल प्लेन पर ही इसको घूमना है। तो इसके लिए दो शर्त हो गई। तो जियोस्टेशनरी टाइम पीरियड 24 आवर्स, लोकेशन इन इक्वेटोरियल प्लेन, इन इक्वेटोरियल प्लेन। हाइट, इसकी हाइट हमने कैलकुलेट की, टाइम को 24 आवर्स रखे, उसके साथ रेडियस को उसके फॉर्मूले में फिट किया, और वो सब करने के बाद हमने इसका टाइम, इसका रेडियस निकाला, दैट हाइट निकाली, एंड दिस हाइट कम्स टू 36,000 किलोमीटर। ये हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ 36,000 किलोमीटर। ये होती है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो इसकी प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे। इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं? इसका एप्लीकेशन है कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का कौन सा मेथड यूज करता है? बाय रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन के लिए यहां से हम रेस को भेजते हैं इस सैटेलाइट की डायरेक्शन में, जाकर वो उससे टकराती हैं और वो उसको रिफ्लेक्ट करके अर्थ पर वापस भेजता है। तो हम जब भेजते हैं यहां से ऐसे, और ये जब भेजता है ऐसे। और इतने सारे लोग यहां से यहां तक, ये सब अपने घर के ऊपर डिश एंटीना लगाते हैं और डिश एंटीना लगा के इस सिग्नल को पकड़ते हैं, ठीक है, जो कि यहां एक जगह से ट्रांसमिट हो रहा है। इस तरह से ये कम्युनिकेशन का काम करता है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज सैटेलाइट कम्युनिकेशन, या क्लास 12 में डिटेल में पढ़ेंगे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसको सैटेलाइट कम्युनिकेशन के काम में क्यों लाएंगे? क्योंकि यहां से देखिए, जब हम सिग्नल को भेजते हैं, ये 36,000 किलोमीटर ऊपर, सामने अगर कुछ नहीं मिलेगा तो सिग्नल चला जाएगा। इसको सामने कुछ मिलना चाहिए, और अर्थ हमेशा घूम रही है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम यहां से भेज रहे हैं, एक सेकंड बाद हम यहां चले जाएंगे, फिर एक सेकंड बाद हम यहां चले जाएंगे, और हम अपने ऊपर सिग्नल भेज रहे हैं। तो हमारा सिग्नल पहले यहां जा रहा है, फिर यहां जा रहा है, फिर यहां जा रहा है, और हमको रिफ्लेक्ट कर रहा है।
तो हमको सैटेलाइट यहाँ चाहिए, फिर यहाँ चाहिए, फिर यहाँ चाहिए। जो एंगुलर स्पीड हमारी है वही एंगुलर स्पीड सैटेलाइट की भी चाहिए। और ये शर्त कौन पूरी करता है? जियोस्टेशनरी। इसलिए वो जरूरी है, उसके बिना हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है? अगर इसके रास्ते में कुछ आ जाता है तो आपके सेटअप बॉक्स में सिग्नल आ जाता है, देयर इज सम प्रॉब्लम फ्रॉम दी, वी आर नॉट रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम सैटेलाइट, ऐसा बीच बीच में होता है। उसके अलग रीजन है, एस्ट्रोनॉमी में हम लोग उसको पढ़ेंगे, क्योंकि 36,000 हाइट काफी बड़ी हाइट है। ओके, तो फिर भी इतनी दूर तक ये सिग्नल सरवाइव करते हैं, जाते हैं और आते हैं। ये होता है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। और इसका यूज क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टीवी में करेंगे और हमारे टेलीफोन सिस्टम में करेंगे, डाटा भेजने के लिए करेंगे। ये जितने तरह के कम्युनिकेशन हैं सब के लिए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को हम यूज करते हैं। ठीक है? ओके, अब अगला देखते हैं व्हाट इज पोलर सैटेलाइट। हाँ, एक चीज और, ये किसके ऊपर रहता है? इक्वेटर के ऊपर। अगर हम इक्वेटर पर नहीं रहते, सारे देश तो इक्वेटर पर नहीं होंगे, तो उन देशों का इससे कैसे कांटेक्ट होगा? तो क्या है कि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया से इक्वेटर पास नहीं होती, इक्वेटर श्रीलंका के से पास होती है और वो साउथ में है, साउथ में है, इक्वेटर उधर है। तो सैटेलाइट कहाँ है? इक्वेटर के ऊपर है। तो अगर ये साउथ में इक्वेटर के ऊपर है और वहां वो घूम रहा है, लेकिन हमको वो हमेशा वहां दिखता है, साउथ में थोड़ा सा इक्वेटर के ऊपर है। तो जब हम ऐसा आगे जाएंगे तो ये भी ऐसा आगे जाएगा, ये एक साथ। तो यहां से हम ऐसा देख रहे हैं, यहां जाएंगे तब भी ऐसा देखेंगे, यहां जाएंगे तब भी ऐसा देखेंगे। तो हमारी सीधी डायरेक्शन नहीं, हमारी टेढ़ी डायरेक्शन हमेशा उसको देखेगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं। ठीक है? चेंज नहीं होगी, लेकिन हमारे सिर के ऊपर नहीं होगा। इनफैक्ट हर एक आदमी के सिर के ऊपर नहीं होगा। अगर ये इक्वेटर में यहां से उधर है, तो इक्वेटर में वो जो आदमी वहां रहता है उसके लिए तो ऐसा हो गया, तो ठीक है। लेकिन स्पेशलिटी क्या है कि जहां हमको एक बार दिखेगा वहां पर हमेशा दिखेगा, स्टेशनरी रहेगा। तो हमारे लिए, हमारे शहर से ये साउथ की तरफ दिखता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के ऊपर कहां है? साउथ। इक्वेटर तक जाइए, 3600 किलोमीटर ऊपर जाइए, ये डायरेक्शन। इसलिए हमारे सबके घर में जो डिश एंटीना लगा है वो इधर लगा, हर एक के घर में, अलग अलग डायरेक्शन नहीं, सब किसको फेस कर रहे हैं? वो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को सब फेस कर रहे हैं। तो अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में इसकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो समझ भी आता है क्यों अलग अलग होगी। दिल्ली वाले को ज्यादा साउथ में करना पड़ेगा और चेन्नई वाले को कम साउथ में करना पड़ेगा, क्योंकि उससे इक्वेटर बहुत पास है। इस तरह से ये हमेशा इक्वेटर के ऊपर चलता है और हमारे डिश एंटीना थोड़ा सीधा या टेढ़ा ऐसा होते रहते हैं। ओके, अब दूसरा हम देखते हैं पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट वो सैटेलाइट हैं जो अर्थ के काफी नजदीक होते हैं, 1000 किलोमीटर भी नहीं होते, 400-500 किलोमीटर। तो आंख से तो भले हमको नहीं दिखेंगे, बट अदरवाइज दे आर वेरी क्लोज। और आपको मालूम है, इफ ए सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, तो उसको घूमने में कितना टाइम लगता है अर्थ का एक चक्कर लगाने में? ये हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था, 84 मिनट्स में एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, थोड़ा सा हाइट दे दिए 100 किलोमीटर, तो 84 मिनट्स में नहीं जाएगा, यानी 1.25 घंटे में नहीं जाएगा, तो 3 घंटे में एक चक्कर लगा लेगा, 4 घंटे में, 6 घंटे में चक्कर लगा लेगा। ठीक है, ऐसा मान के चलिए कि अगर ये नजदीक है तो 4 से 6 घंटे में एक चक्कर अर्थ का लगा सकता है। डायरेक्शन एक्सिस इसकी कौन सी रहेगी? ये अलोंग नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर से जाता है, ये इसका प्लेन ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। टाइम जितना डिस्टेंस रखेंगे उसके अनुसार नॉर्मली हम कितना रखते हैं? 4 to 6 आवर्स इसका टाइम रखते हैं। विद इन 400 to 500 किलोमीटर इसकी हाइट रखते हैं। ओके,
ये क्या काम में आता है, बाकी चीजें तो आपको मालूम है किस काम में आता है, कैसे फंक्शन करता है, क्या फंक्शन करता है ये। अब ये इतना फास्ट चलता है कि अभी हमको यहाँ दिखेगा और थोड़ी देर बाद नहीं दिखेगा, उधर चला जाएगा अर्थ के दूसरी तरफ। तो ये हमारे लिए कम्युनिकेशन का काम तो नहीं कर सकता, इससे हम रिफ्लेक्शन नहीं करा सकते। तो जो काम जियो स्टेशनरी करता है पोलर नहीं कर सकता, और इसका उल्टा जो काम पोलर करता है वो जियो स्टेशनरी नहीं कर सकता। पोलर क्या काम करता है? आंसर है पोलर अर्थ की फोटो खींचता है, फोटो खींचता है। इसमें हम कैमरा लगाते हैं। तो देखिए ये अर्थ है, अर्थ की इसने यहां से चला यहां आया, तो इसने अर्थ की फोटो खींची। अर्थ की जो इसने फोटो खींची वो फोटो आई ऐसे। ये जब यहां से यहां, ये तो सीधा चला ऐसे, ये ऐसा चला, ये जब ऐसा चलता है सीधा तो अर्थ तो घूम रही है। 4 घंटे में अर्थ कुछ डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में कितना घूमती है? 360 डिग्री। तो हर 1 घंटे में कितना घूमती है? 15 डिग्री। 4 घंटे में 60 डिग्री। ओके, तो ये यहाँ ऊपर से चला, इसने अपना कैमरा चालू किया और अर्थ का यहाँ फोटो लिया, फिर यहाँ फोटो लिया, फिर यहाँ फोटो लिया, फिर यहाँ फोटो लिया। तो ये जो इसकी फोटो इसने ली, ये जब तक ये नीचे पहुंचता है ऊपर वाला घूम के इधर चला जाता है, तो ये पट्टी की इसने फोटो ले ली। ठीक है, उसके बाद पिछली तरफ गया, उधर की पूरी फोटो ली। फिर जब ये निकल के आता है तो अर्थ इतना आगे जा चुकी है, 6 घंटे में घूम जाएगी। फिर से ये फोटो लेना शुरू करता है, तो अब ये फोटो ऐसी लेता है, ये ऐसी लेता है। फिर अगली बार फोटो फिर ये लेता है तो ऐसी लेता है, इस तरह से इधर से। तो ये जब ये अर्थ घूम रही है, एक बार ये चला, इसने यहाँ की फोटो ली, फिर दोबारा आया, यहाँ की फोटो ली, फिर तीसरी बार आया, यहाँ की फोटो ली, चौथी बार वो तो अपने जगह पर ही घूम रहा है, अर्थ अब घूम रही है। तो अर्थ ने यहाँ की फोटो दी, फिर अर्थ ने यहाँ की फोटो दी, अर्थ ने यहाँ की फोटो दी, उसमें 10-15 चक्कर लगाए, पूरी अर्थ की फोटो होगी। और ये अर्थ की फोटो अगर हमने सैटेलाइट छोड़ा तो हमको ट्रांसमिट कर देता है। तो इस तरह से हमको पूरी अर्थ की फोटो मिल जाती है। ये इसका काम है। ओके, हम अर्थ की फोटो लेके क्या करते हैं? वो तो हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है कि हमको फोटो चाहिए। तो हम अर्थ की फोटो से हमको बहुत नॉलेज मिलता है, उसके डाटा को हम बहुत यूज करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में यूज करते हैं। सबसे पहले इसको यूज करते हैं जो मौसम विभाग होता है क्लाइमेट के लिए, वो इसे यूज करते हैं और वो इसको पब्लिश भी करते हैं। वो क्यों यूज करते हैं इसको? तो नेचुरली एग्रीकल्चर के लिए हमको जरूरत है, कोई तूफान आने वाला है उसके लिए हमको जरूरत है, तो इसलिए हमको इसकी जरूरत पड़ती है प्रेडिक्शन करने के लिए। और कैसा क्लाइमेट चल रहा है, क्या होने वाला है, किधर से रेन्स आने वाली हैं, ये सब चीजें उस फोटो में आ जाती हैं। एक बार क्लाउड आएंगे, अगली बार क्लाउड उससे आगे आएंगे, अगली बार और क्लाउड उससे आगे आएंगे। तो इस तरह से हम उसकी फोटो खींचते जाएंगे और हमको पता लगेगा कि क्लाउड इस स्पीड से चल रहा है। इसी तरह से समुद्र में जब तूफान उठता है तो वो फोटो में आ जाता है, वो फोटो में आ जाता है। एक दिन हमको दिखता है, दूसरे दिन हमको दिखता है, तीसरे दिन दिखता है। इस तरह से हमको पता लगता है कि वो किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है और कहां आकर हिट करेगा। इसी से ही हमने पता लगाया कि जो अभी तूफान आया था हुदहुद, वो किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है और कब आकर हिट करेगा। गुजरात वाले तूफान का अभी 3 दिन पहले पता लग गया था कि कहां पर आ रहा है और कहां आकर हिट करेगा। इस तरह से हम इसमें निकाल सकते हैं मौसम। उसके बाद और बहुत सारे डाटा हैं।
फोटोग्राफी से बहुत सारे डाटा हम निकाल सकते हैं, जैसे हमारे देश में कितनी उपज हुई है एग्रीकल्चर, उसमें ग्रीन आएगा, ब्राउन कलर आएगा। ग्रीन आएगा मतलब वहां पर फसल है, और ब्राउन आया मतलब वहां पर फसल नहीं है। इसी तरह से फोटोग्राफ में नदी का रास्ता आएगा। आज नदी के रास्ते की हमने फोटो ली, उसके बाद दोबारा ली, तीसरी बार ली, और सबको कंपेयर करते चले गए। हमको क्या पता लगेगा? नदी रास्ता बदल रही है। हमको क्या पता लगेगा? नदी के पीछे ज्यादा पानी है, 4 दिन बाद आगे भी पहुंच जाएगा। इस तरह से फोटोग्राफ हमारे प्रेडिक्शन करने में, कंट्रोल करने में बहुत काम में आते हैं। कोई ऐसी जगह होती है जो अनअप्रोचेबल होती है, जैसे सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन के डेल्टा में हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं, तो सैटेलाइट के जो फोटोग्राफ होते हैं उससे हम पता लगा लेते हैं कि वहां क्या पोजीशन है, कितनी ग्रीनरी है, कितने कट रहे हैं पेड़, और कितनी जगह पानी दिख रहा है, कितनी जगह दलदल है, कितनी जगह ड्राई है। ये सारे डाटा उससे हमको पता लगता है। इसी तरह से अगर हम वहां से कुछ ऐसी रेस भेजते हैं जो ज्यादा पावरफुल होती हैं, जो अर्थ के अंदर तक घुस जाती हैं, ये आप 12th में पढ़ेंगे, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली, जैसे एक्सरेज। एक्सरेज की पावर ज्यादा होती है, वो पंक्चर करके अंदर जा सकती है। इस तरह की कुछ रेस अगर हम भेजें, उसको रिटर्न कौन करेगा? तो आंसर है उसको रिटर्न मेटल करेगा। तो वो हमने सब जगह भेजी, कुछ एक जगह से वो रिटर्न हुई, तो हमको क्या समझ आया कि यहाँ अर्थ के अंदर मेटल है। इस तरह से हम मेटल का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फोटो से हमको बहुत नेचुरल चीजों का पता चलता है। रोज रोज मौसम का तो पता चलता ही है, और बाकी जो भी हमारी नेचुरल चीजें हैं उसका हमको पता चलता है। अच्छा, इसके बाद इसको हम स्पाइंग में भी यूज करते हैं। स्पाइंग मतलब किस देश की सेना कहां जा रही है, कैसे चल रही है, इसके डाटा हर देश रखता है। तो अमेरिका के जो सैटेलाइट चल रहे हैं उसके पास हमारे डाटा हैं, हमारे जो सैटेलाइट चल रहे हैं हमारे पास पाकिस्तान के डाटा हैं, चीन के जो चल रहे हैं उसके पास दोनों के डाटा हैं। तो इस तरह से सब एक दूसरे को स्पाई करते रहते हैं कि किसका आर्मी का मूवमेंट कैसा हो रहा है, क्योंकि आर्मी का मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, छिपा के करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए ट्रेन जाते हैं, ट्रक्स जाते हैं, पैदल सेना जाती है, तो ट्रकों की एक लाइन दिखती है, ट्रेन की लाइन दिखती है, मिसाइल्स दिखते हैं, सबके फोटोग्राफ्स लोगों को दिखते हैं सैटेलाइट में, और पता लगता है कि किस तरफ मूवमेंट हो रहा है। एक दिन का देखेंगे, दूसरे दिन का देखेंगे, कंपेयर करेंगे, पता लग जाएगा आर्मी किस तरफ जा रही है। तो इसलिए अचानक कोई भी कहीं नहीं पहुंच सकता है। और अब तो इतना ज्यादा ये पॉपुलर हो गया है कि हमारी सबकी पर्सनल लाइफ में भी घुस गया है। हर एक आदमी अपना घर गूगल मैप्स में देख सकता है। गूगल के सैटेलाइट पिक्चर में हमको सबको अपने घर दिखते हैं। अभी हमने गूगल को उतनी फ्रीडम नहीं दी है, तो हमको सिर्फ अपने घर की छत दिखती है। बाकी देशों की अगर आप देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उनकी एक एक गली, एक एक दरवाजा तक दिखता है, और हमारे यहाँ रिकॉर्डेड होता है, वहां लाइव दिखता है। तो आदमी की कोई प्राइवेसी नहीं है। ये सब सैटेलाइट के टेक्नोलॉजी को यूज करके। और ये कौन से सैटेलाइट होते हैं? पोलर सैटेलाइट, क्योंकि पोलर सैटेलाइट को फोटो खींचने में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट अर्थ की, पूरी अर्थ की फोटो कैसे ले लेते हैं? आंसर क्या देंगे आप? स्ट्रिप्स के फॉर्म में लेते हैं। वो पूरी फोटो एक साथ नहीं ले सकते, ऐसे जाएंगे, उनके कैमरे का जितना भी एंगल बनता है उतनी एक स्ट्रिप की फोटो लेंगे, फिर घूमकर दोबारा आएंगे तो फिर उसी स्ट्रिप की फोटो लेंगे, लेकिन अर्थ तब तक घूम चुकी होती है। ऐसे करके वो पूरी अर्थ की फोटो ले लेंगे। तो हम ऐसा सेटिंग करते हैं जैसी हमें चाहिए कि हर 24 घंटे में अर्थ की एक फोटो हमको पूरी चाहिए, उसके बाद अगले 24 घंटे में फिर से चाहिए। इस तरह से हम रिकॉर्ड रख सकते हैं। सो दिस इज यूज ऑफ पोलर सैटेलाइट। ठीक है, और इसका डाटा आप लोग अगर चाहें तो आप भी ले सकते हैं, हर कोई अपने मोबाइल में ले सकता है। तो अभी ये मैं मोबाइल आपको दे रहा हूँ, देखिए इसमें
ये सैटेलाइट का फोटो है, इसके नीचे इसका टाइम भी लिखा हुआ है। ये आज का फोटो है अभी का, तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि इंडिया में अभी किस किस लोकेशन पर बादल हैं। और अगर इसके दूसरे पेज तीसरे पेज खोलेंगे तो वो ये भी बताएंगे कि कहाँ पर हवा की कितनी स्पीड है, कहाँ पर हवा में कितना पानी है। ये मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है और एरोप्लेन वाले यूज करते हैं, क्योंकि हर एयरक्राफ्ट उड़ने के पहले अपना रास्ता देख लेता है कि कहाँ कितने बादल हैं, कितनी आंधी चल रही है और कहाँ क्या चल रहा है। तो इसको आप देख सकते हैं। शुरू से हम लोग अर्थ पे रहते हुए सन को देखते हैं, रात को दूसरे स्टार्स को देखते हैं और ये नॉलेज डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि कौन चल रहा है और कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है और उसके रूल्स क्या हैं हमारे नेचर में। तो जैसा कि नेचुरल है, सबसे पहले हमको क्या लगता है कि हम खड़े हैं, बाकी सब चल रहे हैं। हम खड़े हैं और बाकी सब चल रहे हैं। हम अर्थ पर खड़े हैं, अर्थ का नाम क्या है, जियो। तो हमें ये लगता है कि हम सेंटर पर हैं, जियो सेंटर पे है और आकाश में सन इधर से राइज होता है, इधर चला जाता है, मून इधर से राइज होता है, इधर चला जाता है। बाकी स्टार्स भी हम देखते एक तरफ से दिखते हैं और सुबह होते थे दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो हमने क्या सोचा, अर्थ या जियो सेंटर में है और सब इसका चक्कर लगा रहे हैं। सन ऐसा जाता है, सुबह शाम को आता है, फिर उल्टी तरफ से चक्कर लगा के फिर ऐसे आता है। तो ये थ्योरी शुरू से चली कि अर्थ इज स्टेशनरी एंड अदर प्लैनेट्स एंड स्टार्स आर मूविंग अराउंड इट। ये थ्योरी सबसे पहले इस बारे में सोचा और बताया टॉलेमी ने। इसका टाइम था इसके ईसा मसीह के आसपास, दैट वाज ईयर 00। ठीक है, आज से करीब 2000 साल पहले। उस समय उन्होंने ये थ्योरी बताई कि इस तरह से होता है, इसलिए सनराइज होता है, सनसेट होता है, मून राइज होता है, मून सेट होता है। इसका रीजन क्या है कि ये सब अर्थ का चक्कर लगा है। तब तक हमको ये भी नहीं सोचा था हमने कि आफ्टर ऑल ये एक तरफ से आते हैं दूसरी तरफ क्यों चले जाते हैं। तो उनका ये कहना था कि हम खड़े हैं और ये ऐसे चक्कर लगाता है, इसलिए ये हमको इधर दिखता है और इधर सनसेट हो जाता है। इसका रीजन क्या है, चक्कर लगाना। ठीक है, ये उस समय लोगों को बात समझ में आती थी और इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी। हम लोग जो भी पूजा पाठ करते थे करते रहते थे। ओके, ये चला 1001 साल तक ना, 400 साल। ये सन 400 के आसपास इंडिया में कुछ लिखी हुई बुक्स हमको मिली हैं, उसमें भी ये लिखा गया है कि अर्थ के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं। अर्थ के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं, ऐसा रिकॉर्ड हमको इंडिया में भी मिला। यूरोप, इंडिया उस समय ज्यादा कम्युनिकेशन के मीडियम नहीं थे, तो ये अपना लिखते करते रहते थे और वो लोग अपना लिखते पढ़ते रहते थे। आपस में कम्युनिकेशन बहुत कम था। बहुत बाद में कम्युनिकेशन शुरू हुआ। ये शुरू हुआ जब यहाँ पोर्तुगीज आए, पोर्तुगीज के बाद फ्रेंच लोग आए, इंग्लिश लोग आए। बेसिकली जब अंग्रेज लोग आए और उनका इंग्लैंड से आना जाना शुरू हुआ, तब हमारा आपस में कम्युनिकेशन अच्छा शुरू हुआ। अदरवाइज पहले जो हम अपना नॉलेज क्रिएट करते थे उसको लिखते थे, वेदों में लिखते थे, पुराणों में लिखते थे, उन सब चीजों में लिखते थे और अपना एडवांसमेंट करते थे, वो अपना एडवांसमेंट करते थे। ये चीजें काफी आगे तक चली। आगे कम्युनिकेशन में जाके आप देखेंगे कि जो जगदीश चंद्र बोस ने यहाँ पर टेलीकॉम में काम किया, जो वेव्स बनाई, उसके कई साल बाद वेव्स वो वाली यूरोप में बनाई गई। लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है कि यूरोप में उस साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया। क्यों? क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड है और हमारे पास वो रिकॉर्ड नहीं है कि उसके पहले हमारे साइंटिस्ट ने कब बनाई। तो और उनका एक सिस्टम, बहुत अच्छा सिस्टम था कि वो साइंस को एडवांस करते जाते थे, यूनिवर्सिटीज बनाते।
सब रिटर्न में रिकॉर्ड होते थे यूनिवर्सिटी में, और प्रोजेक्ट्स को एक एक करके आगे एडवांस करते जाते थे, और सिस्टम बड़ा अच्छा बना हुआ था। हम लोगों का वैसा सिस्टम नहीं था, किसी को इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता था तो करता था, और मरने के पहले अपने बेटे को बता देता था बस। तो इसलिए हम लोगों का नॉलेज बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आया। फिर भी पुराने रिकॉर्ड हमको मिलते हैं, तो सन 500 के आसपास आर्यभट्ट की लिखी हुई बुक्स अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। उन बुक्स में क्या लिखा है कि सन सेंटर में है और सन के चारों तरफ बाकी प्लैनेट्स घूमते हैं, अर्थ उसके चारों। पहली बार ये थ्योरी आर्यभट्ट ने बताई कब? 500 के आसपास। ठीक उसी समय में उसके पैरेलल दूसरे लोगों ने भी बताया, यूरोप में भी कुछ लोगों ने बताया 500 के आसपास। तो 500 के आसपास ये बात होनी शुरू हो गई कि सन सेंटर में होता है और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं। सन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हीलियो ग्रीक में, तो ये क्या बन गया? हीलियोसेंट्रिक। तो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी 500 के आसपास आनी शुरू हुई। ओके, अब कोपरनिकस 1500 ईस्वी के आसपास ये फिलोसफर थे, इन्होंने पहली बार हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बताया। उन्होंने उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किए, लेकिन थ्योरी के बारे में बताया कि ऐसा होना चाहिए, और उसके कारण हमको सन रेज और बाकी चीजें, सबका रोटेशन हमको दिखता है। हम सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, सन हमारे चारों तरफ नहीं घूम। ओके, इनके एक स्टूडेंट थे गैलीलियो। गैलीलियो साइंटिस्ट थे और उन्होंने बहुत काम किया, जो हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। वो लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो का बनाया हुआ है। न्यूटन ने उसका कलेक्शन किया, उसको लिखा, लेकिन बनाया गैलीलियो ने है, और गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट हम लोग अभी तक करते हैं। ओके, तो गैलीलियो ने पहली बार साइंटिफिकली ये लेक्चर्स दिए कि जो हमारी थ्योरी है एस्ट्रोनॉमी की, दैट इज हीलियोसेंट्रिक। सन बीच में है और वो कंट्रोल करता है अर्थ को, अर्थ के रोटेशन को। इसलिए जब अर्थ इधर आती है और ऐसे जाती है तो हमको दिखता है कि सन ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। ओके, लेकिन ये बात चर्च वालों को पसंद नहीं आई, धर्म के गुरुओं को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि तब तक सब अर्थ को सुप्रीम मानते थे। हम लोग भी बोलते हैं पृथ्वी हमारी माता है, ठीक है, तो उसको बहुत ज्यादा धर्मांधता से देखा जाता था कि अर्थ सुप्रीम है, और ये क्या बोल रहे हैं कि अर्थ सन का चक्कर लगाती है, उसकी दासी है क्या? तो ये अर्थ का अपमान है। तो अर्थ का अपमान कर दिया उन्होंने। अभी भी आप देखते हैं कोई भी खड़ा हो जाता है, फलाने ने ये चित्र बना दिया, ये इस देवी देवता का अपमान हो गया, उसने ये कर दिया, हमारी भावनाओं को आहत हुई है, हमारा अपमान हो गया। उस समय ये बात बहुत दूर पकड़ गई, इतनी ज्यादा हो गई कि गैलीलियो को मृत्युदंड दे दिया, सिर्फ इसी बात के कारण कि उसने ये वाली थ्योरी बताई। बाद में थ्योरी सच निकली, लेकिन उनको अपनी जान गंवानी चाहिए इसके। ओके, उस समय जो भी राजा थे उन पे चर्च का प्रभाव था, तो चर्च ने कहा कि ये तो बहुत ही गलत बात कर रहे हैं, हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, जो भी है। तो उस समय चला, अभी भी ऐसी चीजें होती रहती हैं, हम लोग देखते रहते हैं। ओके, तो जो गैलीलियो के टाइम में ही, गैलीलियो के टाइम में ही एक दूसरे साइंटिस्ट थे टाइको ब्राहे। वो गैलीलियो के लेक्चर्स पढ़ते थे, सुनते थे और उनसे बहुत प्रभावित थे। वो भी ये बिलीव करते थे कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी ठीक है और सन के चारों तरफ ही सब घूमते हैं। वो चुपचाप रहने वाला इंसान था, ज्यादा हल्ला नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी छत पर एक दूरबीन लगाई। छत पर दूरबीन लगा के वो स्काई को स्टडी करने लगा। हर प्लेनेट की, हर स्टार की उसने
पहचान बनाई, ऐसा दिखता है, ऐसा कलर, इतना ब्राइटनेस, ये वो, उसकी लोकेशन बनाई, उसकी स्टार में जगह बनाई और उसके रोज के रोज मोशन को चेक किया। सैकड़ों स्टार्स को उसने चेक किया और जिंदगी भर की 35 साल 37 साल जितनी उसकी लाइफ उसके बाद बाकी थी, पूरे मरते दम तक वो सारे स्टार को ट्रैक करता है। उस आदमी ने अपनी पूरी लाइफ दे दी स्टार को ट्रैक करने कि कौन सा स्टार किधर जाता है, और डायरी के डायरी, पन्ने के पन्ने, कॉपी के कॉपी भरता चला गया। उसका कमरा पूरा डायरियों से भर गया, इतनी ज्यादा। ओके, ये उतना ज्यादा डाटा उसने बनाया कि वो डाटा अगर आज हम किसी कंप्यूटर में डालेंगे तो हमको सुपर कंप्यूटर भी कम पड़ेगा। इतना डाटा उसने हाथ से लिखा। ओके, ये सारा कर करके, क्योंकि वो स्टडी करना चाहता था कि स्टार आखिर चलते कैसे हैं। इतना सारा डाटा बनाया, पर हर आदमी की एक लाइफ होती है, उनकी भी लाइफ खत्म हो गई। बाद में जब वो बहुत सीनियर हो गए थे तो उन्होंने अपना एक स्टूडेंट रखा जो उनसे पढ़ता था। तो नेचुरली वो यंग मैन, वो जो स्टूडेंट था उसका नाम था जोहानसन केपलर। तो केपलर ने लास्ट दिनों में उनके साथ काम किया। उनकी जब डेथ हो गई तो वो सारा रिकॉर्ड केपलर के पास था। केपलर ने नया रिकॉर्ड और स्टडी नहीं किया, केपलर ने उस रिकॉर्ड के रिजल्ट सारे स्टडी किए। एक स्टार को पकड़ा, उस स्टार का साल भर कैसा मोशन हुआ सब डायरियों में देखा, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, चौथे को देखा, ऐसा सालों तक केपलर स्टडी करते रहे। और ये स्टडी करने के बाद में उन्होंने कुछ रिजल्ट बनाए which are known as Kepler's laws। उसको ब्रीफ करके 3 केपलर लॉ बेसिकली उन्होंने बनाए और आगे बहुत सारी स्टडी की, और वो तीनों केपलर लॉ आज हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। उन केपलर लॉज को और उसके 100-200 साल बाद न्यूटन ने स्टडी किया। न्यूटन ने उनको स्टडी किया, गैलीलियो के लॉज को स्टडी किया, इनर्शिया को स्टडी किया, और इन सब को मिलाकर उन्होंने अपनी बुक लिखी प्रिंसिपिया, और इसको नया नाम दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन ये जो रचना थी, नाम की, ये न्यूटन ने बनाई, लेकिन नॉलेज किसका था? केपलर। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी स्टडी केपलर्स लॉज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखेंगे केपलर ने जो लॉ बनाए, उस लॉ के बेसिस पर न्यूटन ने स्टडी की और उसने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बनाया, ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी की और ग्रेविटेशन के लॉ बनाए। सारे लॉ उसके बेसिस पर ही बनाए गए, इसलिए केपलर्स लॉ इंपॉर्टेंट। ओके, एंड छोटे छोटे तो हम लोग सिर्फ इसको ब्रीफली स्टडी करेंगे क्योंकि इसका सिर्फ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रह गया। अदरवाइज अब हम प्रैक्टिकली उसको यूज नहीं करते क्योंकि उससे ज्यादा एडवांस लॉ, ग्रेविटेशन के लॉ हमारे पास है। ओके, सो केपलर्स लॉ, पहला लॉ नोट करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। जी, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ओके, इसको 2 मिनट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, एंड दिस चैप्टर इज ओवर। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स नोट करिए, ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स with sun situated at one of the focus. With sun situated one of the focus. ये केपलर ने बताया कि ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होती है। कैसी होती है? इलिप्टिकल, एक तरफ बड़ी और एक तरफ छोटी। तब तक हम ये नहीं सोच पा रहे थे, ये उन्होंने उसकी स्टडी करके बताया। तो इलिप्स के मैथमेटिक्स में 2 फोकस होते हैं, तो उनका ये कहना था कि सन या तो यहां पर हो सकता है या यहां पर हो सकता है।
सकता है कहीं पर भी, ये दोनों फोकी कहलाते हैं, फोकस। तो या तो यहां सन होगा, अर्थ ऐसे घूम रही है, या यहां सन होगा, अर्थ ऐसे घूम रही है। दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन। ठीक है, दिस इज फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ सिर्फ क्या बताता है? इट्स नॉट ए सर्कुलर पाथ, इट इज एन इलिप्टिकल पाथ, और सन की लोकेशन कहां है उसके? फोकस। ओके, सेकेंड लॉ लिखिए, दैट इज लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया हमें ये बताता है, ओके, इसको नोट करिए, लॉ ऑफ एरिया, द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन, लाइन दैट जॉइंस any planet to the sun sweeps equal area in equal time, in equal area sweeps equal area in equal time। यहां से dt टाइम बीता, ये यहां पर पहुंचा, तो इसने कितना एरिया स्वीप किया? हम कहेंगे ये एरिया स्वीप किया। यहां पर ये था, यहां पहुंचा, उतना ही टाइम हमने दिया, तो इसने कितना एरिया स्वीप किया। यहां पर हम क्या देखते हैं कि इतनी दूर से ज्यादा दूर तक ही गया, ऐसे इतना ये एरिया स्वीप किया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, तीनों एरिया बराबर है क्योंकि तीनों का टाइम बराबर है। दिस इज लॉ ऑफ एरियाज। ओके, तो ये इनकी एरियल स्पीड बराबर होती है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि यहां पर अगर इसकी वेलोसिटी v है, v, और ये रेडियस r है, तो ये r रेडियस तो अलग अलग है, और एरिया कितना होगा? एक सेकंड में अगर ये v डिस्टेंस पे जाता है तो एरिया किसके बराबर होगा? बेस इंटू हाइट, v इंटू r, v1 r1। दूसरी बार ये वेलोसिटी v2 है, ये रेडियस r2 है, तो दूसरी बार कितना हुआ? v2 r2। और लॉ हमें क्या कहता है कि दोनों कैसे हैं आपस में? इक्वल। सो दिस इज इक्वल। दिस इज गिवन बाय केपलर्स सेकंड लॉ, दैट एरिया कवर्ड इन इक्वल टाइम इज इक्वल। सो r1 अपॉन r2 is equal to v2 upon v1. So v is inversely proportional to r. Sorry, inversely proportional to r. So if radius is large, velocity is less. तो यहां पर वेलोसिटी कम होगी और यहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्यों? ये रेडियस छोटा है, वेलोसिटी फास्ट होगी, ये रेडियस बड़ा है, वेलोसिटी स्लो होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अर्थ की वेलोसिटी ऐसे बदलती है। दिस इज लॉ ऑफ एरिया। थर्ड लिख लीजिए, दैट इज लॉ ऑफ पीरियड्स, दैट इज लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ पीरियड्स। अब इसमें हम एक से ज्यादा प्लैनेट्स देखते हैं जो एक स्टार के चारों तरफ घूम रहे हैं। कोई छोटे डिस्टेंस पर घूम रहा है, ये r1 रेडियस है, इसको घूमने में टाइम लगता है t1। दूसरा r2 रेडियस से ऐसा घूमता है और इसको टाइम लगता है t2। तीसरा r3 रेडियस पे घूमता है और इसको टाइम लगता है t3। तो हर रेडियस के साथ टाइम बदलता जाता है। कितना? ये उन्होंने हमको बताया केपलर्स थर्ड लॉ में, दैट इज लॉ ऑफ पीरियड। दिस सेज दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस। नोट करिए, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ
रेडियस। ठीक है, इससे जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा। ये हम लोगों ने सैटेलाइट में करके देखा, प्रूफ करके, उसमें भी यही आया था कि इज इक्वल टू रूट समथिंग आर टू द पावर 3/2। अब इसमें न्यूमेरिकल आते हैं कि अगर एक r1 डिस्टेंस पर है एक सैटेलाइट तो इसको टाइम t1 लगता है, और दूसरा r2 डिस्टेंस पर है इसको टाइम t2 लगता है। तो ये दोनों ऐसे बने, इसको इससे डिवाइड करिए तो क्या बनेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसल, दिस इज t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इज इक्वल टू r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब। ये वाला जो इक्वेशन है ये, इसके बेसिस पर हमारा हमको न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्यों? इसमें एक t और r हम अर्थ के लिए ले लेते हैं। क्यों? अर्थ का हमको टाइम मालूम है 365 डेज अराउंड द सन, और अर्थ का रेडियस भी हमको मालूम है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जितने भी मीटर होता है। तो हमको t1 r1 मालूम है। अब किसी दूसरे स्टार को हमने देखा कि यहां पर हमको दिखता है, फिर कितने दिन बाद फिर यहां पर दिखता है, वो क्या मिल गया उसका t2, उसको हमने यहां डाल दिया। तो अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, r2, कि वो स्टार हमसे कितना दूर है। ये फॉर्मूला इसके लिए बहुत काम में आता है, उन्होंने बनाया ही इसी बेसिस पे कैलकुलेट कर। ठीक है, तो इस तरह से हम भी इससे ये निकाल सकते हैं। सो दीज वेर द 3 लॉज ऑफ कैलकुलस। थैंक यू।